जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का हमारे अतीत। इससे पहले का 2 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है तीसरा अध्याय जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान आए थे। सुल्तान मतलब शासक, यानी सल्तनत काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में। यहाँ पे देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे ही राज्य का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में बना, यानी 12वीं सदी से पहले दिल्ली महत्वपूर्ण शहर नहीं हुआ करता था। अगर तालिका 1 पर नजर डालिए, तालिका 1 पर यहाँ पे दिया गया, इसको हम आगे बढ़ाएंगे देखेंगे। पहले पहल मतलब सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। क्या कर रहा है? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमर जो दिल्ली में शासन कर रहा था उसको कौन परास्त किया, हराया? चौहान। चौहान जिसको चाहमान वंश के नाम से भी हम जानते हैं, पिछले अध्याय में पढ़े थे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य मतलब व्यापार का एक केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में था। तो वहाँ जो सिक्का ढाला जाता था जो दिल्ली में चलता था उसको क्या कहते थे? देहलीवाल कहते थे। यहाँ पे देखिए जगह का मानचित्र पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे अहिलाबाद, तुगलकाबाद, दिल्ली ए कोहना, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, मतलब ये कहाँ का है मैप? दिल्ली का है। दिल्ली का मैप यहाँ पर दिया गया है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 13वीं सदी में। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर सिर्फ फिर से एक नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखिए, देखकर दिल्ली ए कोना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। यहाँ दिल्ली ए कोना, यहाँ पे जहांपनाह, और यहाँ पे कुतुब मीनार है, हौज ए सुल्तानी है। तो वो सब क्या है? जगह का नाम इस मैप में अंकित किया गया है। अब यहाँ पे दिल्ली में कौन कौन से शासक हुए, यहाँ पे देखिए दिल्ली में कौन कौन से शासक हुए। राजपूत वंश आते हैं जिसमें कौन कौन से? तोमर हैं, तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो तोमर आए थे आरंभिक 12वीं सदी में, लगभग 1165 ईस्वी में। अनंगपाल ने शासन किया था 1130 से 1145 तक, यानी 15 वर्षों तक। उसके बाद कौन आए दिल्ली पर? चौहान वंश आए शासन करने के लिए। वो 1165 से 1192 तक शासन किए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं 1175 से 1192 ईस्वी तक। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आया? राजपूत वंश। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक भी दिल्ली पर शासन किया था जिसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी से
10 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक शासन किया। उसके बाद रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240 तक शासन की। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, इसका क्रम यदि पूछ ले, तुर्की शासकों का क्रम जिसने कैसे कैसे शासन किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, रजिया सुल्तान आती है और गयासुद्दीन बलबन आता है। और कौन कौन से वंश शासन किया? खिलजी वंश शासन किया। खिलजी वंश में कौन कौन से शासक थे? खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश के पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक शासन किया। उसके बाद यहाँ पर नींव आ जाता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आता है जो 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आता है जो 1324 से 1351 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है जो 1351 से 1388 वर्ष तक शासन करता है। यह है अलाई दरवाजा। उसके बाद है कौन आता है? सैयद वंश आता है जो 1414 से 1451 वर्ष तक। सैयद वंश के शासक कौन थे? खिज्र खां थे। तो क्वेश्चन बनता है खिज्र खां किस वंश के शासक थे जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो सैयद वंश के शासक थे। उसके बाद आता है कौन? लोदी आता है और बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन करता है। उसके बाद लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 तक चलता और 1526 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखता है। तो उसके बाद मुगल शासन शुरू हो जाता है और भारत में मुगल शासन आता है। उसके बाद मुगल शासन के बाद अंग्रेज आता है। उसी प्रकार से हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। तो दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों का क्रम इस प्रकार से दिया गया। दिल्ली पर सबसे पहले कौन आया था? राजपूत वंश शासन किया था। उसके बाद तुर्की ने किया था। उसके बाद खिलजी ने किया था, तुगलक ने किया था, सैयद ने किया था और लोदी वंश ने शासन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से दिया गया है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यहाँ से जानकारी कैसे मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य माने भवन का निर्माण, किला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। उस टाइम में मुस्लिम लोग शासन कर रहा था तो उस टाइम का जो लेख हुआ करता था फारसी में लिखा गया था। चित्र 1 के बारे में दिया गया है। इस चित्र के बारे में पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 चरण हैं। पहला चरण क्या था? कागज को तैयार करता था, उसके ऊपर लेखन का कार्य करता था। और 3 नंबर में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की और ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करते थे, लेप चढ़ा दिया जाता। उसके बाद जिल्द तैयार करना पड़ता था। आगे तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दिया करते थे। न्याय चक्र के बारे में देखिए क्या दिया गया है। न्याय चक्र के बारे में दिया है 13वीं सदी के इतिहासकार फख-ए-मुदबिर ने लिखा है। किसने लिखा है? फख-ए-मुदबिर ने लिखा है। क्या लिखे? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ईमानदारी पूर्वक शासन को चलाने पर बल दिया करते थे
वो सब जो बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जो इसके सलाह से शासन को चलाया जाता था। आगे कुछ बात दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब वो लिखते थे जिससे क्या होता था, सुल्तान उसको क्या देते थे, इनाम देते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों के सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्म सिद्ध अधिकार क्या था? जन्म सिद्ध के आधार पर विशेषाधिकारों का दावा, मतलब विशेष अधिकार के लोग क्या करते थे, दावा करते थे। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। आगे है यहाँ पे 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन? रजिया सुल्तान। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से संपन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया। लिंग भेद के बारे में यहाँ दिया गया है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। मतलब स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो शरीर से में जो अंतर होता है उसी को भेद को क्या कहते हैं? लिंग भेद कहते हैं। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों के तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में यानी रजिया सुल्तान के बारे में मिनहाज ए सिराज क्या विचार करते थे, उसके जो विचार था उसका बारे में जो लिखा है वो दिया गया है। कहते हैं मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। उनका मानना ये था कि रानी शासिका नहीं बन सकती है और महिला जो होती थी, स्त्री जो हुआ करती तो वो पुरुष के अधीन होना चाहिए। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियां से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपनी अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया जो लिखी है अपने बारे में अभिलेख पर, वो अपने आप को क्या बताई है? इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। मतलब जिस टाइम में रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन कर रही थी, शासिका बनी थी दिल्ली की, उसी टाइम में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में काकतीय वंश की एक शासिका थी। कौन? जिसका नाम था रुद्रमा देवी। मतलब रुद्रमा देवी और रजिया सुल्तान में काफी क्या था? अंतर था। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, जबकि दोनों क्या थी? शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी जिद्दा, 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो कश्मीर में कौन शासन कर रही थी? कश्मीर में शासन कर रही थी रानी जिद्दा, और दक्षिण भारत में शासन कर रही थी कौन? रुद्रमा देवी। और इसी समय में
दिल्ली में जो शासिका थी, सुल्तान बनी थी, वो कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली का विस्तार यहाँ पे देखिए, मानचित्र पर दिया गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, इस शहर जो जीता गया था उसके बारे में बताया है। नीचे में पूरब की ओर लखनऊती है, बनारस है, अवध है, ग्वालियर है, रणथंभौर है, अजमेर, देवल, बहुत सारा राज्य जिसको किसने जीता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जीता था। इल्तुतमिश इतना बड़ा राज्य को जीता था अपने शासनकाल में। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। यहाँ पे देखिए, भीतरी प्रदेश के बारे में कहते हैं, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। मतलब वो लैंडलॉक क्षेत्र था। आगे, गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे उसको क्या कहते थे? गैरिसन शहर। उस शहर में कौन रहा करते थे? सैनिक रहा करते थे, और वो किलेबंदी किया हुआ था। आगे, 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध मतलब जुड़े हुए, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए लूट मार करके वो अपनी आपूर्ति करते थे। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल। मतलब पहले का शासक जो हुआ करता था वो दबे हुए रहते थे, उसको कोई भी लूटने के लिए कमजोरी देख करके तैयार रहता था। लेकिन उस क्षेत्र का विस्तार, मतलब दिल्ली वाले क्षेत्र का विस्तार, जब वहाँ पे शासन करने के लिए बलबन आए, अलाउद्दीन खिलजी आए और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक वहाँ पे आए, तब वो अपने क्षेत्र को क्या किया? विस्तार किया। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दो आब, मतलब दोनों नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, और उस क्षेत्र में जो रहा करते थे लोग उसको क्या वहाँ से भगा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई। वो जो जंगल का सफाया हुआ था गंगा यमुना का क्षेत्र, दोआब वाले क्षेत्र, जंगल को साफ करके वो जमीन किसको दे दिया गया? किसानों को दे दिया गया, और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे। दक्षिण भारत को विजय होने के लिए, जीतने के लिए किसने सैन्य अभियान चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। शुरुआत किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये अभियान जो है पीक पर जो पहुंच गया था, चरम सीमा पर पहुंचा था, वो मोहम्मद
तुगलक के समय में पहुंचा था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। मतलब शुरुआत में क्या थी, दिल्ली के जो सेना था वो क्या था, कमजोर था। मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब काफी क्षेत्र को ये लोग जीत चुके थे। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था। दक्षिण भारत का अभियान किया था, तो ये सब क्षेत्र तक अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया था। यहाँ से दिल्ली से चला था, ये दिल्ली वाले क्षेत्र है, और यहाँ से चला था, गुजरात को जीता, वहाँ पे सोमनाथ मंदिर था। उसके बाद चित्तौड़, रणथंभौर और कौन कौन सा क्षेत्र, देवगिरी यहाँ था, शासन कर रहा था। वारंगल, काकतीय वंश, होयसल, तंजावुर, मदुरै, पांड्यन, मतलब यहाँ से चले थे। और इस सारे क्षेत्र को इसने क्या कर दिया था, सैनिक अभियान के द्वारा इसको जीत लिया था। यहाँ पे देखिए चित्र 2 में 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली एक कोना पुराना शहर कहा गया। दिल्ली कोना मतलब पुराना शहर का कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद के बारे में बताया गया है। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा मतलब घुटने और माथा टेककर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामा वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम, इमाम मतलब नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये जो लाइन हम लोग पढ़े हैं, ये लाइन जो है सो लुसेंट के बुक में भी मस्जिद के बारे में इतना दिया गया है। आगे है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी राजधानी जहां पनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहां पनाह पीछे मानचित्र में हम लोग देखे थे। चित्र 4 में देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था। प्रबल मतलब मजबूत करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। मतलब बहुत सारे जगह से मुसलमान आते थे, और जो सब मुसलमान थे तो एक ही समुदाय के हुए थे। यहाँ पे देखिए मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोठ का मस्जिद कौन बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था।
आगे है जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित किया गया था। आगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। तो खिलजी वंश और तुगलक वंश, इसके अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार से चलता था, क्या मिलता जुलता था, क्या समानता थी और इसमें क्या अंतर था। दिल्ली सल्तनत ऐसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करते थे? सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपना जो गुलाम हुआ करता, उसका सैनिक हुआ करता था, उसको सूबेदार नियुक्त करता था। इन गुलामों को फारसी में बगदा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता। मतलब जो उसके शासन में राजनीतिक पदों पर काम करता था उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उस पर निर्भर हो सकते थे। यहाँ पे बेटों से बढ़कर गुलाम, गुलाम जो हुआ करते थे, वहाँ का जो शासक हुआ करते उसका बेटा से बढ़कर उसको मान सम्मान सब कुछ दिया जाता था। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम के बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? आगे खिलजी तथा तुगलक शासक बगदा, बगदा मतलब सैनिक जो हुआ करता था उसको क्या कहते थे? बगदा का इस्तेमाल करते थे गुलाम को। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। क्यों? जो निम्न लोगों को, वर्ग के लोगों को जो बैठाए थे उससे क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उसके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। दो प्रकार से लोग थे, एक जो पहले से वहाँ पे मौजूद हुआ करता था और उसके बाद जो नया शासक बनता था वो अपना अलग से अपना नौकर रखते थे। इस दोनों के बीच में, पुराने लोग में और नए लोगों में क्या होती थी? टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाले को क्या कहते थे? कलाल कहते थे। फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर
बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। मतलब जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि ये निम्न वर्ग के लोगों को जो राजनीति में शामिल किया है वो क्या करे, उसका नाश कर देगा और शासन की व्यवस्था जो है वो चलाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए इस प्रकार के वो काम किए हैं कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासनिक कार्य में शामिल किए हैं। आगे पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था तो छोटे छोटे क्षेत्र में यहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त कर देता था, इस क्षेत्र में एक सूबेदार नियुक्त कर देता। मतलब छोटे क्षेत्र का जो प्रशासन संभालता था उसको क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाली अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में, इक्तों मतलब अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उसका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब इस क्षेत्र में कुछ दिन तक वो सूबेदार रहेंगे तो कुछ दिन के बाद और सूबेदार रहेंगे, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरों के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन करना होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब मुक्ति क्या करता था, जितना कर निर्धारित किया गया उतना ही वसूल करे और सैनिकों को भी फिक्स वेतन दिया जाता है, उतना ही उसका वेतन दिया जाए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। मतलब जो सामंत हुआ करता था, जो राजस्व वसूल करता था, उस पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उसी समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% था। मतलब दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। 3 प्रकार का कर लेते थे। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय के बारे में बात कर रहा है। एक प्रकार का कर होता था जिसको खराज कहते थे। क्वेश्चन बनता है खराज नामक कर किस चीज़ पर लगाया जाता था? तो खराज कृषि पर लगाया जाता था, जो कुल उपज का 50% होता था, यानी आधा आधी कर के रूप में चला जाता था। दूसरा था मवेशियों पर लेता था और तीसरा घर और झोपड़ियों पर भी कर लिया जाता था। अगर यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत
दक्षिण भारत के तुरंत बाद विजय के बाद तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। जहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने वाले सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, मतलब सक्षम नहीं था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अधिकार तो कर लेता था लेकिन उसे संभल नहीं पा रहा था। आगे सरदार और उसकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, सरदार के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता जो भारत आए थे कहाँ से आए थे, तो वो मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। उसके बारे में कहता है चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, मतलब जल हुआ करता था। कौन? वर्षा वाला जल हुआ करता है। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। आगे चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सिसियाना, जिसको आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका दावा झेलना पड़ा। चंगेज खां के बारे में कहता है उसके नेतृत्व में मंगोल ने, कहा कि मंगोलिया के रहने वाले थे, वो क्या क्या सबसे पहले ईरान में, उसके बाद उज्बेकिस्तान पर हमला बोला, उसके बाद दिल्ली के सल्तनत पर भी हमला बोला। कौन? चंगेज खां। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगलों के धावे बढ़ गए थे, मतलब बार बार वो क्या करते थे, मंगोल लोग आक्रमण करते थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का कैसे सामना किया था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, यही दो सुल्तान थे। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे। कब? 1299 में, 1300 ईस्वी में, और 1302 से 1303 ईस्वी के बीच। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना रखी थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। ट्रांसऑक्सियाना मतलब उज्बेकिस्तान पर एक अस्थायी सेना तैयार करना और उसका आक्रामक कदम था। मतलब मोहम्मद तुगलक जो था अपने पास क्या था? अच्छा सेना तैयार कर रखा था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तुगलक के बारे में कहते हैं यहाँ नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एकोहना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी
और पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया था। मोहम्मद तुगलक क्या किया था, दिल्ली एक कोना जो क्षेत्र था वहाँ के निवासियों को भेजकर कहाँ रखवा दिया, दौलताबाद में रखवा दिया। और इस जगह पर क्या कर दिया था, सैनिक की छावनी बना दी थी, वहाँ पर सैनिक लोग को वहाँ पे रखवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे किया, सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप पर तय कर दिया था। अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया था, तय किया था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किया था, तो कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमत पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उसे सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातुओं के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इन टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। ये सब जो दिल्ली का सुल्तान कौन कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों क्यों ये सब व्यवस्था किए थे सैनिक पर? उस टाइम में मंगोल क्या कर रहे थे, आक्रमण करने आते थे। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोलों के इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, यानी सैनिकों पर था, वहां मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, अपना सेना को मजबूत करके रखना चाहते थे और ये मोहम्मद तुगलक क्या चाहते थे कि अपना सेना को मजबूत करके और उसके विरुद्ध हम क्या करें, मंगोल के विरुद्ध लड़े। 15वीं 16वीं सदी में सल्तनत
सल्तनत मतलब दिल्ली के क्षेत्र के बारे में। तालिका 1 को फिर से देखो, आप पाएंगे तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे, मतलब अच्छा चल रहा था वहाँ शासन। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर, जो 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक कुछ चुनौती दे दी और परास्त किया था। तो हुमायूं को कौन सा परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें अपने भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो 1556 से 1605 तक रहे, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया था तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तीन श्रेणियां: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। तो नाइट समझ में आ गया। आगे है, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर को सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने जेरूसलम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इस नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोगों भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए इतना ही पर समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।